प्रोविडेंट फंड के प्रोविजंस को समझ लेते हैं। प्रोविडेंट फंड के प्रोविजंस को अपन क्या-क्या समझेंगे, प्रोविडेंट फंड का मतलब समझ लेते हैं, उसके इवेंट्स समझ लेते हैं कि कब-कब वो किस-किस सर्कमस्टेंसेस के अंडर टैक्सेबल रहेगा। फिर उसके टाइप्स समझ लेते हैं कि ये प्रोविडेंट फंड की कौन-कौन सी टाइप्स हैं, ठीक है? उसके बाद टैक्सेबिलिटी डिटरमाइन करेंगे कि फुल्ली टैक्सेबल है या पार्शियली टैक्सेबल है या फुल्ली एग्जेम्प्टेड है। ये सारी चीज़ अपन समझते हैं, ठीक है? प्रोविडेंट फंड का मतलब क्या है कि अगर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों मिलके इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी अप्रूव्ड सिक्योरिटीज जो प्रोविडेंट फंड के लिए ही बनी है, ठीक है? उसमें अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय किस पर्पज के लिए कि रिटायरमेंट बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के रिटायरमेंट बेनिफिट के पर्पज के लिए अगर इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है किसी भी तरह के अप्रूव्ड सिक्योरिटीज में, तो उसको प्रोविडेंट फंड बोला जाएगा। करेक्ट है, इसका मतलब अपने को क्लियर हो गया। अब आप बोलोगे कि रिटायरमेंट बेनिफिट तो आपने पेंशन के केस में भी समझाया था कि वहाँ पे भी रिटायरमेंट बेनिफिट का पर्पज रहता है, तो इसमें क्या डिफरेंस है? तो पेंशन में क्या होता है कि ईयरली आपको मिलता रहता है अमाउंट, करेक्ट है। लेकिन प्रोविडेंट फंड में क्या रहता है कि एक बार रिटायरमेंट का टाइम आ गया है तो आप पूरे का पूरा अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है? ये डिफरेंस रहता है पेंशन और प्रोविडेंट फंड में, करेक्ट है। और पेंशन में तो इन्वेस्टमेंट ही नहीं होता है, वहाँ पे अमाउंट फंड बना के रख लेते हैं एम्प्लॉयर और गवर्नमेंट एम्प्लॉय एम्प्लॉयर सॉरी, और उस अमाउंट के फंड में से आउट ऑफ दैट फंड वो लोग पेंशन प्रोवाइड करते रहते हैं। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ये फर्क है, ठीक है? अब अपन आगे बढ़ते हैं इवेंट की तरफ कि कौन से इवेंट के अंदर प्रोविडेंट फंड की फ्लेक्सिबिलिटी डिटरमाइन करने की जरूरत पड़ेगी। तो 5 इवेंट्स दे रखे हैं, ठीक है? जब एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करे कोई अमाउंट, ठीक है, तब टैक्सेबिलिटी डिटरमाइन करने की जरूरत पड़ेगी कि फुली टैक्सेबल है या एग्जेम्प्टेड है या पार्शियली एग्जेम्प्टेड है। तो जब एम्प्लॉयर कर रहा है कंट्रीब्यूट तब, अब एम्प्लॉयर ने जो अमाउंट कंट्रीब्यूट किया उस पर कुछ भी अमाउंट ब्याज का मिला, ठीक है? ब्याज तो मिलेगा ही। अब सिक्योरिटीज में अप्रूव्ड सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया है, इन्वेस्टमेंट किया है, तो आरओआई तो मिलेगा, ब्याज तो मिलेगा। तो ब्याज सेकेंड इवेंट हो जाता है कि जब उसकी फ्लेक्सिबिलिटी डिटरमाइन करने की जरूरत पड़ेगी। फिर थर्ड आता है एम्प्लॉय जब कंट्रीब्यूट करता है, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करेगा तो उसके साथ फिर एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट करने को आएगा। अब एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट कर रहा है कोई अमाउंट, तो फिर उसकी टैक्सेबिलिटी डिटरमाइन करेंगे कि ये फुल्ली टैक्सेबल है या पार्शियली टैक्सेबल है या फिर फुल्ली एग्जेम्प्टेड है, करेक्ट है। अब एम्प्लॉय ने जो कंट्रीब्यूट किया उसके जो इंटरेस्ट का पोर्शन उसको मिलता है, ठीक है? तो वो इंटरेस्ट की टैक्सेबिलिटी है कि एक और पेमेंट हो जाता है कि इंटरेस्ट की टैक्सेबिलिटी अपन डिटरमाइन करेंगे कि फुल्ली एग्जेम्प्टेड है या पार्शियली एग्जेम्प्टेड है या फुल्ली टैक्सेबल है, करेक्ट है। अब उसके बाद लास्ट आ जाता है फिफ्थ इवेंट कि जब अमाउंट विड्रॉ करेंगे एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, तब उसकी फ्लेक्सिबिलिटी डिटरमाइन करने की जरूरत पड़ेगी कि फुल्ली टैक्सेबल है या पार्शियली टैक्सेबल है या फुल्ली एग्जेम्प्टेड है, करेक्ट है। अब इससे आप लोगों को क्लैरिटी मिल गई मीनिंग और इवेंट में। अब अपन टाइप्स की तरफ बढ़ते हैं कि प्रोविडेंट फंड के कौन से टाइप्स रहते हैं। तो 4 टाइप्स यहाँ पे दिए गए हैं इनकम टैक्स में। पहला दिया गया है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। अब रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड मतलब कि कौन इसको रिकॉग्नाइज करेगा? एक कि कमिश्नर, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। अगर कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स बाई हिज सर्कुलर या ऑर्डर नोटिफिकेशन, अगर वो रिकॉग्नाइज करता है किसी भी प्रोविडेंट फंड को कि इसको आरपीएफ की कैटेगरी में डाल दो, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड की कैटेगरी में डाल दो, तो फिर उसको आरपीएफ का टैग देंगे, ठीक है? फिर वो आरपीएफ में जो अमाउंट कंट्रीब्यूट होगा तो फिर वो आरपीएफ के अकॉर्डिंग ही उसकी टैक्सेबिलिटी डिटरमाइन होगी, करेक्ट। अब दूसरा आता है कि जो शेड्यूल फोर ऑफ इनकम टैक्स के पार्ट ए में जो प्रोविडेंट फंड दे रखे हैं उसको रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड माना गया है। फिर उसकी टैक्सेबिलिटी उसमें अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसकी टैक्सेबिलिटी फिर उस हिसाब से निकलेगी, आरपीएफ के प्रोविजन के हिसाब से निकलेगी, करेक्ट है। और एक आखिरी आ जाता है कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ईपीएफ एंड मिसलेनियस प्रोविडेंस एक्ट, ये वाला जो एक्ट बना हुआ है इसमें जो भी प्रोविडेंट फंड्स दिए गए हैं तो उसको आरपीएफ बोला गया है, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। उसकी टैक्सेबिलिटी उस हिसाब से डिटरमाइन करेंगे, करेक्ट है। अब आते हैं एसपीएफ, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड।
अब स्टेटरी नाम से मालूम पड़ता है कि गवर्नमेंट का प्रोविडेंट फंड होगा। तो जो प्रोविडेंट फंड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए बनाए गए हैं या रेलवेज के लिए के एम्प्लॉयज के लिए बनाए गए हैं या फिर सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के एम्प्लॉयज के लिए बनाए गए हैं। सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट मतलब कि जो पार्शली पब्लिक पब्लिकली ओन्ड हो, ठीक है, और पार्शली गवर्नमेंट बाई गवर्नमेंट ओन्ड हो, ठीक है। तो वो सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के कोई भी एम्प्लॉय को अगर प्रोविडेंट फंड उनके उनके पर्पज के लिए प्रोविडेंट फंड बनाए गए हैं तो वो एसपीएफ की कैटेगरी में आएंगे। फिर उसके बाद जो लोकल बॉडीज के एम्प्लॉय के पर्पज के लिए जो प्रोविडेंट फंड बनाए गए हैं वो स्टेटरी प्रोविडेंट फंड के कैटेगरी के अंदर आएंगे। और एक और रहता है यूनिवर्सिटीज और रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की एक लिस्ट दे रखी है और यूनिवर्सिटीज की भी लिस्ट रहती है गवर्नमेंट के पास, अपन वेबसाइट से चेक कर सकते हैं। तो अगर उनके एम्प्लॉयज के उनके पर्पज के लिए प्रोविडेंट फंड बनाया गया है तो फिर वो एसपीएफ के अंदर आएगा, स्टेटरी प्रोविडेंट फंड के अंदर आएगा। करेक्ट है। तो अपन ने आरपीएफ और एसपीएफ समझ लिया। अब यूआरपीएफ समझ लेते हैं, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। अनरिकॉग्नाइज से ही समझ में आता है कि जिसको रिकॉग्निशन नहीं मिला इन तीन पार्टी के द्वारा, कमिश्नर या फिर शेड्यूल 4 में या फिर वो जो एक्ट दे रखा है ईपीएफ एडमिशन प्रोविडेंट एक्ट, उसमें ये वो प्रोविडेंट फंड से इंक्लूडेड नहीं है। तो अगर उन प्रोविडेंट फंड में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो वो यूआरपीएफ की कैटेगरी में आएगा और फिर वो यूआरपीएफ के अकॉर्डिंग उसकी टैक्सेबिलिटी डिटरमाइन होगी। करेक्ट है। अब पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। अब पब्लिक प्रोविडेंट फंड के नाम से ही मालूम पड़ता है कि ओपन टू पब्लिक है, सबके लिए अवेलेबल है। अब यहाँ पे एक केस ध्यान रखना कि इसमें एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट नहीं करता है। यहाँ पे एम्प्लॉय खुद ही कंट्रीब्यूट करता है, मतलब अपनी पर्सनल कैपेसिटी में कंट्रीब्यूट करता है। वहाँ पे कोई गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करने को नहीं आ रही है, ना कोई एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करने को आ रहा है, सिर्फ एम्प्लॉय अपनी पर्सनल कैपेसिटी में कंट्रीब्यूट करेगा। और ये ओपन टू पब्लिक है, मतलब कि जो एम्प्लॉय नहीं है या जो सेल्फ एम्प्लॉयड है या जो बिजनेस या प्रोफेशन में है, इवन जो माइनर है तो उसका गार्जियन भी उसके माइनर के बिहाफ पे ये पब्लिक प्रोविडेंट के फंड में इन्वेस्ट कर सकता है। ये नहीं कि ये ओपन टू पब्लिक है। तो यहाँ पे एम्प्लॉयर या गवर्नमेंट एज एन एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। अपन ने टाइप से समझ ली है, अब इसकी फ्लेक्सिबिलिटी अपन समझेंगे। करेक्ट है। अब बाकी के प्रोविजन जो भी बोर्ड पे समझाए जा रहे थे वो समझ लेते हैं। सबसे पहले तो ब्याज का अपन समझ लेते हैं कि जो कंट्रीब्यूशन में जो ब्याज मिला, जो इंटरेस्ट मिला, ठीक है, इसके कंट्रीब्यूशन पे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन पे, और किस प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट किया, आरपीएफ में। तो ये आरपीएफ के लिए क्या प्रोविजन है ब्याज के रिगार्डिंग, ठीक है, उसकी टैक्सेबिलिटी कैसे डिटरमाइन होगी वो अपन समझ लेते हैं। अब आरपीएफ में अगर एम्प्लॉयर या फिर एम्प्लॉय दोनों में से किसी ने भी कंट्रीब्यूट किया आरपीएफ में और उसके बदले में उस उनके जो इन्वेस्टेड पोर्शन है उसके बदले में उनको ब्याज मिलता है, तो अपन चेक करेंगे कि क्या वो ब्याज का रेट 9.5% है या उससे कम है। अगर 9.5% है या उससे कम है तो उतने अमाउंट तक फिर वो पूरा एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। करेक्ट है। जैसे मान लो कि एम्प्लॉयर एक्स ने 1 लाख रुपए कंट्रीब्यूट किए एम्प्लॉय वाई के लिए, ठीक है, और वही एम्प्लॉय वाई ने भी अपने खुद के पर्पज के लिए 1 लाख रुपए एम्प्लॉयर के साथ कंट्रीब्यूट किए, ठीक है। अब 9.5% से कम रेट है, जैसे 8% हो गया, दोनों दोनों के केस में 8% उनको ब्याज मिल गया है उनके कंट्रीब्यूशन में से, ठीक है। तो अब अमाउंट कितना आया, 8,000 रुपये का अमाउंट आएगा, ठीक है, यानी कि 16,000 टोटल आएगा। 8,000 एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पे और 8,000 एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पे, तो दोनों ही एग्जेम्प्टेड रहेंगे, ठीक है। अब अपन आते हैं कि 9.5% से अगर ऊपर निकल जाए तो फिर उसकी टैक्सेबिलिटी कैसे रहेगी ब्याज की, ठीक है। तो लाख रुपए एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किए एम्प्लॉयर एक्स ने, और लाख रुपए एम्प्लॉय एम्प्लॉय वाई ने कंट्रीब्यूट किया, ठीक है। अब 12% ब्याज का रेट था उस प्रोविडेंट फंड पे दोनों के लिए।
ठीक है, एक ही प्रोविडेंट फंड में दोनों ने किया था, 12% का रेट था। तो अब मिलेंगे उनको 12,000 रुपये, एम्प्लॉयर एक्स को भी 12,000 रुपये मिले, एम्प्लॉयर एक्स के कंट्रीब्यूशन पे भी 12,000 रुपये मिलेंगे, और एम्प्लॉई वाई के कंट्रीब्यूशन पे भी 12,000 रुपये मिलेंगे, यानी कि टोटल 24,000 रुपये मिलेंगे। ठीक है, तो अब ये 12% का हो गया, लाख रुपए का कंट्रीब्यूशन था, उसका 12% 12,000 होता है साल का। ठीक है, तो अब ये 9.5% से ऊपर हो गया, तो कितने अमाउंट से ऊपर हुआ, 2,500 रुपये के अमाउंट से। ठीक है, तो ये 2,500 रुपये पे टैक्स टैक्स लगेगी अंडर द हेड ऑफ सैलरी, मतलब 2,500 एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पे और 2,500 एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पे। ठीक है, 2,500 प्लस 2,500, 5,000 पे टैक्स लगेगा। करेक्ट है, मतलब ये इंफॉर्मेशन लोगों को क्लियर हो गई कि आरपीएफ में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन पे जब ब्याज मिले तो उसकी टैक्सेबिलिटी कैसे निकालनी चाहिए। ठीक है, ये आप लोगों को क्लियर हो गया। अब अपन चलते हैं एसपीएफ पे। एसपीएफ का अपना समझना रह गया था। अब एसपीएफ में तो अपन समझ लेते कि अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है और उसके बदले में उसके पोर्शन पे ब्याज मिलता है तो वो फुल एग्जाम पे रहेगा, उसमें कोई कैप लिमिट नहीं दी गई है, 9.5% या 12% या कोई कैप लिमिट नहीं दी गई है कि इतने अमाउंट तक रहेगा तभी एग्जाम रहेगा, उसके ऊपर रहेगा तो नॉन एग्जाम पे रहेगा। ऐसा कोई कैप लिमिट नहीं दी गई है एसपीएफ में। एसपीएफ में डायरेक्टली फुल एग्जाम कर दिया, लेकिन एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पे कंडीशंस लगाई गई है। एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पे एग्जेम्पल लेता है, करेक्ट है, लेकिन सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन, वो कंडीशन अपन आगे समझते हैं। तो ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है कि जो कंडीशन लग रही है वो एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन से जो ब्याज निकल के आया उस पे ही ये कंडीशन अप्लाई होगी, जो अपन आगे समझने जा रहे हैं। ठीक है, अब जो अपन कंडीशन समझ रहे हैं वो एक और जगह अप्लाई होती है। वो कहाँ पे अप्लाई होती है कि मैंने यहाँ पे बोला आपको कि 9.5% तक एग्जेम्प्टेड रहेगा, 9.5% तक एग्जेम्प्टेड रहेगा, उसके ओवर अमाउंट टैक्सेबल रहेगा, लेकिन 9.5% तक एग्जेम्प्टेड रहेगा। तो अब 9.5% तक एग्जेम्प्टेड रहेगा, उसकी भी एक कंडीशन है। तो यहाँ का जो एग्जेम्पशन मिलेगा है और ये जो 9.5% तक जो एग्जेम्प्टेड है, दोनों की कंडीशन सेम है। वो कंडीशन अब अपन समझना स्टार्ट करते हैं। क्या कंडीशन है कि पहले तो आप, यानी कि अपन पूरा फ्लो के साथ, एग्जांपल के फ्लो के साथ ही अपन इसको समझ लेते तो जल्दी समझ में आ जाएगा, प्रोविजन को रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले तो आप टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन अकाउंट बना लो और फिर आप बनाओ नॉन टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन अकाउंट। ठीक है, नॉन टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन अकाउंट आपने बना दिया। अब उसमें अप टू 31 मार्च 21, अप टू 31 मार्च 21 कितना बैलेंस बच रहा है प्रोविडेंट फंड में। कौन से वाले प्रोविडेंट फंड, आरपीएफ और एसपीएफ। ये आरपीएफ और पीपीएफ की बात नहीं हो रही यहाँ पे, आरपीएफ और एसपीएफ। ठीक है, दोनों के लिए अलग अलग बनाना है आपको, ऐसा नहीं कि दोनों के लिए साथ में ही बना दिया। दोनों के लिए टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन अकाउंट और नॉन टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन अकाउंट आरपीएफ के हेड में, और फिर एसपीएफ के हेड में टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन अकाउंट और नॉन टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन अकाउंट, ऐसे दोनों के सेपरेट बना। ठीक है, अब नॉन टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन अकाउंट में दोनों में अप टू 31 मार्च 21 जितना भी बैलेंस बच रहा है वो नॉन टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन अकाउंट में डायरेक्टली लिख दो। ठीक है, जितना भी बैलेंस बच रहा है वो नॉन टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन अकाउंट में लिख दो। अब क्या करो कि 1 अप्रैल 21 के बाद से जो कंट्रीब्यूशन होना स्टार्ट हुआ एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के थ्रू, तो अब उसकी टैक्सेबिलिटी समझ लेते हैं कि मतलब उस पे जो ब्याज लगेगा वो एग्जेम्प्टेड रहेगा कि नहीं रहेगा। तो उसका फ्लो अपन समझते हैं। ये जो अब तो 31 मार्च 2021 तक का जो बैलेंस है आरपीएफ और एसपीएफ में, इसमें मैं पहले ही समझा दूं आपको आगे बढ़ने से पहले कि इसमें जो भी ब्याज कमाया आगे भी चलते हैं 21 22 में, 22 23 में, 23 24 में जो भी इस बैलेंस पे ब्याज कमाया तो वो टैक्सेबल नहीं रहेगा, वो एग्जेम्प्टेड रहेगा, ये पहले ही समझ लो। ठीक है, अब अपन आते हैं आगे कि 1 अप्रैल 21 या उसके बाद एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों मिलके कंट्रीब्यूट करते हैं अपने आरपीएफ या फिर एसपीएफ अकाउंट में।
तो उसकी टैक्सेबिलिटी अपन डिटरमाइन करते हैं, जहाँ और जो इंटरेस्ट उनको निकलेगा उसकी टैक्सेबिलिटी अपन डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे इंटरेस्ट की बात हो रही है, कंट्रीब्यूशन की बातें हो रही है, ये ध्यान रखें। अब 1 अप्रैल 21 से 31 मार्च 22 तक 2 लाख रुपए एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों के मिला के 2 लाख रुपए आरपी या एसपीएफ अकाउंट में चले गए। ठीक है, तो वो भी नॉन टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन के अकाउंट के हेड के अंदर लिख लो। ठीक है, उसमें ही मिला लो। अब 1 अप्रैल 22 से 31 मार्च 2023, 1 अप्रैल 22 से 31 मार्च 2023 तक जो एम्प्लॉय और एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूशन किया अगले साल में, तो वो 2.5 लाख का कंट्रीब्यूशन था। तो अब प्रोविजन क्या बोलता है कि नॉन टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन अकाउंट में 1 अप्रैल 21 के बाद जो आप बैलेंस लिख सकते हो ना, वो सिर्फ 2.5 लाख तक का अमाउंट का ही बैलेंस लिख सकते हो। उससे ज्यादा जो अमाउंट ओवर एंड अबाव आएगा वो फिर आपको टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन अकाउंट में लिखना पड़ेगा। तो फिर यहाँ से जो 2.5 लाख रुपये मिले, यानी कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन जो प्रोविडेंट फंड में हुआ, तो यहाँ से 2.5 लाख का जो अमाउंट कंट्रीब्यूट हुआ उसमें से ये 2 लाख अपन हटा देते हैं, क्योंकि क्या हो गया 2 लाख प्लस 50,000 रुपये, मतलब 2.5 लाख की यहाँ पे कैप लिमिट फुलफिल हो गई, और ये 2 लाख यहाँ पे आ जाएगा टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन अकाउंट में। ठीक है, जैसे 1 अप्रैल 23 से 31 मार्च 2024 में 4 लाख का कंट्रीब्यूशन होता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर का मिला के। तो अब ये 2.5 लाख तो यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया, फुलफिल हो गया। तो ये जो 4 लाख है ये पूरा हटा के अपन इधर लिख देते हैं टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन अकाउंट में। अब जो अमाउंट यहाँ पे लिखा हुआ है, अब इससे आगे चल के ईयर बाई ईयर जो ब्याज कैलकुलेट होगा और वो क्रेडिट होते जाएगा, वो फुल्ली एग्जेम्प्टेड रहेगा, उस पर कोई भी तरह का टैक्स नहीं लगेगा, वो फुल्ली एग्जेम्प्टेड रहेगा। ठीक है, तो अब एग्जांपल के तौर पे समझ लेते हैं कि जो 2.5 लाख का अमाउंट नॉन टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन अकाउंट में भरा हुआ है, ये जो अकाउंट बना है ना, ये तो अपन ने अपनी सुविधा के लिए बनाया है। प्रोविडेंट फंड में तो ऐसा कोई अकाउंट नहीं बनता है, अलग से टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन अकाउंट और टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन अकाउंट, तो अपन ने अपनी सुविधा के लिए कैलकुलेशन के लिए बनाया है। ठीक है, तो अब नॉन टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन अकाउंट में जो 2.5 लाख रुपए रखे हुए हैं, उसमें अब मान लो 8% का ब्याज मिला आप लोगों को। ठीक है, तो 2.5 लाख का 8% कितना होता है, 20,000 रुपये। तो अब ये 9.5% की लिमिट से भी कम है आरपीएफ के केस में। ठीक है, 9.5% की लिमिट से भी कम है, 8% का अमाउंट 20,000, तो ये फुल्ली एग्जेम्प्टेड है। लेकिन अब 12% पे आ जाते हैं, तो ये जो 12% ऊपर आया, मतलब कि 30,000 रुपये जो ब्याज आप लोग को मिला, तो इसमें अपन 9.5% की लिमिट का चेक लगाएंगे। देखेंगे कि आरपीएफ के केस में, हाँ एसपीएफ के केस की बात नहीं कर रहा अभी एग्जाम्पल में, आरपीएफ के केस में 9.5%, 2.5 लाख का कितना होता है, 23,750। ठीक है, तो इतना अमाउंट अपन एग्जेम्प्ट कर देंगे, और फिर जो बाकी का ओवर एंड अबाउ बचा है 6,250, इवन दो ये नॉन टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन अकाउंट में है, लेकिन ये 6,250 पे टैक्स लगेगी, क्योंकि जो मेन वाला जो अपर हेड वाला प्रोविजन होता है वो 9.5% तक की लिमिट दे रहा है। ठीक है, और ये जो नॉन टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन अकाउंट टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन अकाउंट है, ये फिर एक दूसरी सब कंडीशन आ जाती है। ठीक है, तब सब कंडीशन तो अपन ने पूरी मिला ली, और उसमें 8% तक का था तो वो अपन ने मैच कर लिया और उसमें एग्जामेशन भी दे दिया। लेकिन अब ये 12% पे बात आ जाती है, तो अपन 23,750 यानी कि 9.5% तक अपन एग्जामेशन दे देंगे। ठीक है, बाकी के जो 6250 है उस पर अपन टैक्स लगाएंगे, इवन दो वो नॉन टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन अकाउंट है। अब एसपीएफ का केस समझ लेते हैं इसी एग्जाम्पल में। तो अब एसपीएफ का केस बनता है, तो नॉन टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन अकाउंट में भले 8% मिल रहा हो या 12% मिल रहा हो या 20% मिल रहा हो, पूरा का पूरा एग्जेम्प्टेड रहेगा नॉन टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन अकाउंट के केस में। ठीक है, एसपीएफ में। अब यहाँ पे उठ के आते हैं टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन अकाउंट पे। ठीक है, तो अब टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन अकाउंट में 2 लाख रुपए हो गए, फिर 4 लाख रुपए हो गए, 6 लाख रुपए। ठीक है, अब उसके मान लो 8% लगा, यानी कि ब्याज आप लोग को 8% मिला, एम्प्लॉय को 8% ब्याज मिला, तो 48,000 हो जाता है।
तो ये फुल्ली टैक्सेबल रहेगा। यहाँ पे ये वाली कंडीशन नहीं लगाएंगे कि अप टू 9.5% वाला जो एग्जीबिशन है वो हम अवेल कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप कंडीशन मिला नहीं पा रहे हैं। 2.5 लाख से ऊपर का आपका कंट्रीब्यूशन ऑलरेडी हो चुका है। 2 लाख 4 लाख ये वाले अकाउंट में, क्योंकि 6 लाख टोटल ये टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन अकाउंट में आके बैठे हुए हैं, तो अब इसके आपको एग्जीबिशन मिलना बंद हो जाएगा, ये 9.5% वाला। ठीक है, तो अब 2 लाख प्लस 4 लाख, 6 लाख के जो भी आपने ब्याज कमाया तो वो फुल्ली टैक्सेबल रहेगा। वो 8% हो या 12%, 12% का तो बहुत चला जा रहा है। वो जितना भी अमाउंट हो इंटरेस्ट के अमाउंट में, वो फुल्ली टैक्सेबल रहेगा। आगे अपने को बात समझते हैं। और यही केस आरपीएफ और एसपीएफ दोनों के लिए रहेगा टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन अकाउंट में। अब वापस से ओवरव्यू कर लेते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि हो सकता है ये कॉम्प्लिकेशन से भर गए हो आपके लिए, तो जल्दी जल्दी अपना ओवरव्यू कर लेते हैं। आरपीएफ का केस क्या बोलता है कि एम्प्लॉय या एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन हो, अगर 9.5% तक का है तो फुल्ली एग्जेम्प्टेड है। 9.5% से ओवर एंड अबाउ जाता है तो फिर कितने अमाउंट से ओवर एंड अबाउ जाता है उतना अमाउंट टैक्सेबल रहेगा। बाकी का 9.5% तक का जितना अमाउंट है वो फुल्ली एग्जेम्प्टेड रहेगा। ठीक है, और एसपीएफ में के केस में आ जाते हैं कि ये अमाउंट एग्जेम्प्टेड रहेगा। इसके तो इसमें कोई परसेंट की जरूरत नहीं है, अमाउंट पूरा एग्जेम्प्टेड रहेगा। लेकिन उसमें कंडीशन लगेगी, सर्टेन कंडीशन लगेगी। ठीक है, और ये जो 9.5% तक का एग्जामेशन अपने को अवेल करने हैं, इसमें भी एक सर्टेन कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि दो अकाउंट बना लो, टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन अकाउंट और नॉन टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन अकाउंट। और फिर नॉन टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन अकाउंट में 31 मार्च 21 तक का बैलेंस लिख लो। ठीक है, वो टोटल बैलेंस में जो भी इंटरेस्ट आ रहा है वो तो आपको फुल्ली एग्जेम्प्टेड रहेगा। फिर आफ्टर 1 अप्रैल 21 जो 2.5 लाख के अमाउंट, 2.5 लाख तक का जो अमाउंट है वो टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन नॉन टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन अकाउंट में लिखाएगा। और उस पे जितना इंटरेस्ट लग रहा है तो वो फुल एग्जेम्प्टेड रहेगा। लेकिन कंडीशन ये रहेगी कि वो 9.5% के नीचे होना चाहिए। 9.5% के ऊपर जाता है तो फिर वो जो ओवर एंड अबाउ अमाउंट है, ये नॉन टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन में ओवर एंड अबाउ अमाउंट है, तो वो टैक्सेबल रहेगा, यानी कि 6,250 के ऊपर नहीं की 10 मिल। अब जो 2.5 लाख के ऊपर अगर कोई अमाउंट कंट्रीब्यूट होता है तो फिर अपन टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन अकाउंट में लिखना शुरू कर देंगे उसको। अब जो टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन अकाउंट में लिखना शुरू कर दिया और उसमें जो अमाउंट बन रहा है उसकी जो इंटरेस्ट की इनकम अपने को आ रही है वो फुल्ली टैक्सेबल रहेगी। अब उस पे कोई भी तरह का एग्जामेशन नहीं लगेगा, ना 9.5% वाला एग्जामेशन लगेगा या ना नॉन टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन का अकाउंट का एग्जामेशन लगेगा। वो फुल्ली टैक्सेबल रहेगी। करेक्ट है? इतना आप लोगों को समझ में आ रहा है? ठीक है। अब आरटीएस के अमाउंट विड्रॉल के ऊपर टैक्सेबिलिटी समझ लेते हैं कि आरटीएस के अमाउंट को विड्रॉ किया जाता है रिटायरमेंट या टर्मिनेशन के टाइम पे एम्प्लॉय के द्वारा, तो उसकी टैक्सेबिलिटी क्या रहेगी? तो उसकी टैक्सेबिलिटी सीधी साधी है कि वो फुल्ली एग्जेम्प्टेड रहेगा। करेक्ट है, लेकिन उसके लिए सर्टेन कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेगी। ठीक है, ये कंडीशंस कैसे दी गई है कि फर्स्ट कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। अब अगर फर्स्ट कंडीशन फुलफिल नहीं की तो फिर सेकंड कंडीशन पे जाएंगे, अगर वो फुलफिल नहीं है तो फिर थर्ड कंडीशन पे जाएंगे, और अगर वो फुलफिल नहीं है तो फोर्थ कंडीशन पे जाएंगे। और अगर फोर्थ कंडीशन भी फुलफिल नहीं हुई तो फिर उसकी टैक्सेबिलिटी की फुल्ली एग्जेप्टेड नहीं रहेगी। फिर उसकी टैक्सेबिलिटी कैसे डिटरमाइन करेंगे वो अपन आगे समझेंगे। ठीक है, तो अब फर्स्ट कंडीशन क्या है कि अगर एम्प्लॉय 5 साल या उससे ज़्यादा सर्विस रेंडर करता है, जिस एंटिटी से वो निकला, जिस एंटिटी से वो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन में था आरपीएफ के पर्पज के लिए, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता था और फिर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता था, उस एंटिटी को उसने 5 साल या उससे ज़्यादा सर्विसेज रेंडर की, तो फिर क्या होगा कि वो फुल्ली एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। मतलब कि उसमें फिर अदर कंडीशन देखने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली फुल्ली एग्जेम्प्टेड हो जाएगा उससे जो आरटीएफ का अमाउंट निकाला टर्मिनेशन के टाइम पे। ठीक है, अब अगर 5 साल या उससे 5 साल से कम की अगर सर्विस दी है, 4 साल या 4.5 साल की दी है या 3 साल की दी है, ठीक है, तो फिर सेकंड कंडीशन चेक करेंगे कि क्या वो टर्मिनेशन ले रहा है या फिर रिटायरमेंट ले रहा है। तो इल हेल्थ की वजह से ले रहा है, मतलब कि उसकी हेल्थ में इशू आ गया है उस वजह से वो ले रहा है, या फिर बिजनेस क्लोज हो गया एम्प्लॉयर का उस वजह से ले रहा है वो टर्मिनेशन या रिटायरमेंट, या फिर कोई भी अदर केस,
कि जो उसके कंट्रोल के बियॉन्ड हो, मतलब कि अ, ऐसा ऐसा कोई केस बना, जैसे कोई इमरजेंसी बनी कि जिसकी वजह से उसको जॉब छोड़नी ही पड़ी, ठीक है, उसको एम्प्लॉयमेंट छोड़नी ही पड़ी, तो जो उसके बियॉन्ड कंट्रोल में है, अगर ये कोई केस में से अगर ऐसा कुछ होता है, तो फिर जो आगे में जो अमाउंट वो विड्रॉ कर रहा है वो फुल्ली एक्टिवेटेड रह जाएगा। अब अगर ये कंडीशन भी मैच नहीं होती है तो फिर थर्ड कंडीशन पे जाएंगे कि क्या उसने इंटायर बैलेंस, तभी बैलेंस आरपीएफ में पड़ा था, रिटायरमेंट और टर्मिनेशन के बाद, क्या उसने उस आरपीएफ में जो पास्ट एम्प्लॉय के साथ कॉन्ट्रेक्चुअल एप्लीकेशन में था, आरपीएफ में जो अमाउंट में जो आरपीएफ में बैलेंस अमाउंट भरा हुआ था, तो वो उठा के नए एम्प्लॉयर के साथ जो नया आरपीएफ उसने बनाया उसमें ट्रांसफर कर दिया। अगर उसने ट्रांसफर उसने पूरा अमाउंट कर दिया है तो फिर वो फुल्ली एग्जेम्प्टेड रहेगा। अगर लेकिन उसने पार्शियल अमाउंट किया है तो फिर वो पार्शियली एग्जेम्प्टेड रहेगा और पार्शियली टैक्सेबल रहेगा। अब पार्शियली टैक्सेबल में कैसे टैक्सेबल रहेगा वो अपन आगे समझेंगे। अब अगर उसने यानी कि ये थर्ड वाली कंडीशन भी मैच नहीं की तो फिर फोर्थ वाली कंडीशन चेक करेंगे कि अगर उसने जो अमाउंट आरपीएफ में भरा हुआ है बैलेंस अमाउंट उसको ट्रांसफर करके नेशनल पेंशन स्कीम में डाल दिया, पूरा अमाउंट या फिर पार्शियल अमाउंट। अगर पूरा अमाउंट डाला है तो फिर फुल्ली एग्जिट हो जाएगा, लेकिन अगर पार्शियल अमाउंट डाला है तो फिर वो पार्शियली टैक्सेबल रहेगा। जितना अमाउंट उसने नेशनल पेंशन स्कीम में नहीं डाला और खुद के पर्पज के लिए यूज कर दिया है तो फिर उतना अमाउंट टैक्सेबल रहेगा। अब ये फोर्थ वाली कंडीशन भी फुलफिल नहीं होती है, या फिर थर्ड या फोर्थ कंडीशन फुलफिल होती है लेकिन पार्शियली होती है, तो फिर जो उसको पार्शियली टैक्सेबल रहेगा अमाउंट, या जो फुल्ली टैक्सेबल रहेगा उसका अमाउंट, तो वो कैसे कैसे टैक्सेबल रहेगा, तो वो यूआरपीएफ के यूआरपीएफ में जैसे अपन करते हैं एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल नहीं रहेगा, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन और फिर उसके पोर्शन पे जितना इंटरेस्ट मिला वो सैलरी के हेड के अंदर चार्जेबल रहेगा, और एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर चार्ज होगा। वो जैसे फ्रेमवर्क यूआरपीएफ में चलता है कैलकुलेशन के लिए, सेम का सेम फ्रेमवर्क फिर वो आरपीएफ के लिए चलेगा, अगर ये चार कंडीशन अमाउंट विड्रॉल के टाइम पे मैच नहीं होती है तो। करेक्ट है, इतने आप लोग को क्लैरिटी मिल गई। अब अपन आगे के प्रोविजंस पे जाते हैं। अब अपन नेशनल पेंशन स्कीम में जो अमाउंट कंट्रीब्यूट होता है गवर्नमेंट या अदर एम्प्लॉयर के द्वारा या फिर एम्प्लॉय के खुद के द्वारा, तो उसकी टैक्सेबिलिटी कैसे डिटरमाइन करेंगे। गवर्नमेंट या अदर एम्प्लॉयर अगर एम्प्लॉय के बिहाफ पे जो कि 18 से 17 साल की एज लिमिट के अंदर आते हैं उनके बिहाफ पे अगर कंट्रीब्यूट करते हैं गवर्नमेंट या अदर एम्प्लॉयर, तो वो फुल्ली टैक्सेबल रहेगा एट द टाइम ऑफ कंट्रीब्यूशन। लेकिन अब इसमें डिडक्शन मिलेगा, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 CCD। उसका पूरा क्राइटेरिया अपन चैप्टर 6 में अच्छे से एलेबोरेट करके समझेंगे, लेकिन अभी मुद्दा क्या है कि डिडक्शन मिलेगा और अमाउंट फुल्ली टैक्सेबल रहेगा अंडर द हेड ऑफ सैलरी, ठीक है, कंट्रीब्यूशन का अमाउंट। अब क्या आ जाता है कि एम्प्लॉय भी खुद भी कंट्रीब्यूट कर सकता है खुद के बिहाफ पे, तो क्या उसका अमाउंट टैक्सेबल रहेगा? तो नहीं, उसका अमाउंट टैक्सेबल नहीं रहेगा, उसका जो कंट्रीब्यूशन का अमाउंट रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि मान लो कि 15 लाख की इनकम अगर एम्प्लॉय ने कमाई, उस पर उसने टैक्स भी भर दी, अब ऑलरेडी टैक्सड अमाउंट है, उसमें से निकाल के उसने 15 लाख में से निकाल के 3 लाख रुपए उसने कंट्रीब्यूशन में डाल दिए, एनपीएस के कंट्रीब्यूशन में डाल दिए, तो ऑलरेडी जो टैक्स अमाउंट है उस पर वापस से टैक्स तो नहीं भरी जा सकती, इसलिए ये अमाउंट तो टैक्सेबल नहीं रहेगा, ये कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल नहीं रहेगा एम्प्लॉय के थ्रू। अब एम्प्लॉय जो कंट्रीब्यूट कर रहा है उसमें भी सरकार डिडक्शन दे रही है, लेकिन शर्त क्या रखी है कि सिर्फ वो ऑप्शनल रिजिम में देगी, डिफ़ॉल्ट रिजिम में कोई भी तरह का डिडक्शन नहीं मिलेगा। एम्प्लॉयर और गवर्नमेंट के केस में क्या था कि दोनों रिजिम में मिलेगा, लेकिन एम्प्लॉय के इन केस में क्या है कि ऑप्शनल रिजिम में होना चाहिए डिडक्शन और डिफ़ॉल्ट रिजिम में डिडक्शन नहीं मिलेगा। करेक्ट है। तो अब अपन अग्निवीर कॉर्पस फंड अकाउंट के कंट्रीब्यूशन के रिलेशन में बात कर लेते हैं, ठीक है।
अग्निवीर कॉर्पस फंड अकाउंट किसके लिए अवेलेबल है? तो अग्निपथ स्कीम में जो एनरोल हुए इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के पर्सनल है उनके लिए अवेलेबल है अग्निवीर कॉर्पस फंड अकाउंट। ठीक है, अग्निवीर कॉर्पस फंड अकाउंट में होता क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के बिहाफ पे कंट्रीब्यूट करती है उसमें। ठीक है, और वो फुल्ली टैक्सेबल रहता है। ठीक है, इसमें डिडक्शन मिलता है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 CC H। और ये 80 CC H का पूरा मामला अपन डिडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, चैप्टर 6 में। बाकी अपन अभी के लिए इतना समझ लेते हैं कि अमाउंट फुल्ली टैक्सेबल रहेगा। जो कंट्रीब्यूशन है एट द टाइम ऑफ कंट्रीब्यूशन, सेंट्रल गवर्नमेंट जो अमाउंट कंट्रीब्यूट करेगी अग्निवीर कॉर्पस फंड अकाउंट में, तो एट द टाइम ऑफ कंट्रीब्यूशन फुल्ली टैक्सेबल रहेगा, लेकिन उसमें डिडक्शन मिलेगी। अब इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के पर्सनल को भी उतना ही अमाउंट जितना सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट कर रही है उतना ही अमाउंट उसको भी कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। लेकिन अब सवाल आता है कि क्या एम्प्लॉय का यानी कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल का जो कंट्रीब्यूशन है वो टैक्सेबल रहेगा कि नॉन टैक्सेबल रहेगा? तो इसके बाद एनपीएस जैसी ही आ जाती है कि ये नॉन टैक्सेबल रहेगा। 15 लाख कमाए, उस पर टैक्स भर दी, अब उसमें से अमाउंट जो बचा, तो जो टैक्स्ड अमाउंट है, ऑलरेडी टैक्स्ड अमाउंट है, उसमें से 3 लाख रुपए निकाल के मान लो अग्निवीर कॉर्पस फंड अकाउंट में डाल दिए, तो ऑलरेडी टैक्स भर चुके हैं तो वापस से टैक्स भरने की क्यों ज़रूरत पड़ेगी? तो इसलिए टैक्स भरने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कंट्रीब्यूशन के टाइम पे। अब जो ब्याज कमा रहे हैं तो वो गवर्नमेंट के कंट्रीब्यूशन से कमा रहे हो या इंडियन आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल के कंट्रीब्यूशन से कमा रहे हो, ब्याज कमा रहे हो, जो एडिशनल अमाउंट आ रहा है उस पर तो टैक्स लगेगी ही सही। ठीक है, अब यहाँ पे एक कंडीशन आ जाती है डिडक्शन अवेल करने के लिए, वही एनपीएस की तरह कि गवर्नमेंट अगर कंट्रीब्यूट कर रही है तो भले ऑप्शनल रिजिम में टैक्स भर रहा हो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल का बंदा या फिर डिफ़ॉल्ट रिजिम में, दोनों में डिडक्शंस अवेलेबल रहेंगे। लेकिन अब इंडियन आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल का बंदा अगर कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है, तो उस पर भी डिडक्शन मिलेगी, लेकिन डिफ़ॉल्ट रिजिम में वो डिडक्शन नहीं मिलेगी, सिर्फ ऑप्शनल रिजिम में डिडक्शन मिलेगी। करेक्ट है। अब अपन प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी पे आ जाते हैं। 5 इनकम को प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी बताया गया है, लेकिन इससे इसके टैक्सेबिलिटी पर कोई भी तरह का फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये सैलरी के हेड के अंदर ही चार्ज होगा। ठीक है, और ये जो भी 5 इनकम अपन पढ़ेंगे ये फुल्ली टैक्सेबल रहेंगे। करेक्ट है। अब उसके आगे के दो आएंगे, रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन और वॉलेंटरी रिटायरमेंट रिसिप्ट। इस पे एग्जेम्पशन अवेलेबल है और ये भी पार्ट ऑफ प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी ही है, लेकिन उस पे एग्जेम्पशन दिए गए हैं सरकार ने कुछ सर्टेन कंडीशंस में उस पे एग्जेम्पशन दिए हैं। बाकी के जो प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी है 5 के 5 वो फुल्ली टैक्सेबल रहेंगे। करेक्ट है ना, उस पर कोई डिडक्शंस है ना कोई एग्जेम्पशंस है। अब अपन फर्स्ट वाली इनकम को समझ लेते हैं, कॉम्पेंसेशन ऑन अकाउंट ऑफ टर्मिनेशन ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट। अगर किसी भी एम्प्लॉय की किसी भी वजह से एम्प्लॉयमेंट चली जाती है जिसमें कि उसको कंपनसेट किया जाता है, अब उसकी एम्प्लॉयमेंट चली गई तो उसकी आवक बंद हो गई, सैलरी बंद हो गई, तो उसके बदले में अब उसको कंपनसेट किया जाता है कि इतने महीने की सैलरी के लिए या फिर ये आधे महीने की सैलरी के लिए मैं तेरे को कंपनसेट कर देता हूँ, तेरी एम्प्लॉयमेंट चली गई है तो कोई भी एम्प्लॉयर यानी कि जो प्रेजेंट एम्प्लॉयर है या फिर फॉर्मर एम्प्लॉयर जो उसका पुराना वाला एम्प्लॉयर था, वो आके इसको कॉम्पेंसेट करता है उसकी एम्प्लॉयमेंट अगर चली गई है, तो ये प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी के अंदर आएगा, यानी कि इसके मीनिंग के अंदर आएगा, लेकिन सैलरी के हेड के अंदर ही चार्जेबल रहेगा और ये फुल्ली टैक्सेबल रहेगा, इसमें कोई भी तरह का एग्जेम्पशन अवेलेबल नहीं है। अब सेकेंड वाले पर आते हैं, कॉम्पेंसेशन ऑन अकाउंट ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अब एम्प्लॉयमेंट में कॉन्ट्रैक्ट तो बनता ही है, सर्विस एग्रीमेंट बनता ही है। ठीक है, अब उसमें अगर कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस में मॉडिफिकेशन होता है जिसकी वजह से एम्प्लॉय पर इफेक्ट पड़ता है, तो एम्प्लॉय कंपेंसेशन मांगेगा या फिर एम्प्लॉयर आगे से कॉम्पेंसेट कर देगा कि हाँ तेरा नुकसान हो रहा है तो हम तेरे को कॉम्पेंसेट करते हैं। किस तरह का मॉडिफिकेशन हो सकता है टर्म्स एंड कंडीशन में? जैसे मान लो कि उसकी सर्विस टाइमिंग बढ़ा दी, 1 घंटे से सर्विस टाइमिंग बढ़ा दी, या फिर वीकेंड पर छुट्टी बंद कर दी, या फिर जो उसको पेड लीव्स मिलती थी, तो मान लो 30 दिन की पेड लीव्स मिलती थी अब 15 दिन की मिल रही है,
तो ऐसे करके अगर कोई भी तरह का मॉडिफिकेशन होता है जिसकी वजह से एम्प्लॉई पर अफेक्ट पड़ता है, तो क्या होगा कि एम्प्लॉयर या फिर उसका फॉर्मर एम्प्लॉयर उसको कंपेंसेट कर सकता है। फॉर्मर एम्प्लॉयर अब कैसे करेगा, चलो प्रेजेंट एम्प्लॉयर की बात तो समझ में आती है, फॉर्मर एम्प्लॉयर कैसे। देखो ऐसा हो सकता है कि पास्ट में कोई सर्विस एग्रीमेंट बना हुआ था जिसमें टर्म्स एंड कंडीशंस मॉडिफाई हुई उस फॉर्मर एम्प्लॉयर के साथ, उस टाइम पे उसने कॉम्पेंसेट नहीं किया था, लेकिन फिर आगे चल के इन फ्यूचर जब एम्प्लॉयमेंट उसने छोड़ दी, तो बाद में आके उसने उस पर्पज़ के लिए कि टर्म्स एंड कंडीशंस मॉडिफाई हुई थी और इस एम्प्लॉय को इफ़ेक्ट पड़ा था, तो इसके लिए हम इसको कंपेंसेट करते हैं। तो फॉर्मर एम्प्लॉयर इस केस में ऐसे कंपेंसेट कर सकता है, और ये भी प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी के अंदर आएगा, इसके मीनिंग के अंदर आएगा, लेकिन सैलरी के हेड के अंदर चार्ज होगा। करेक्ट है। अब यहाँ पे एक मुद्दे वाली बात है कि इसको ध्यान में रखना, तो रटना नहीं है, बस ध्यान में रखना कि कोई भी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कोई भी तरह की पेमेंट करता है, तो सारी की सारी पेमेंट सैलरी के हेड के अंदर चार्जेबल नहीं हो जाती है। ठीक है। जो मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप इन द सेंस कि इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो सर्विसेज रेंडर की गई या फिर उसके पर्पस के लिए वो पेमेंट की गई इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, बस वही पेमेंट को सैलरी के हेड के अंदर चार्ज किया जाता है। उसको प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी के मीनिंग के अंदर लाया जाता है, या परक्यूसाइड के मीनिंग के अंदर लाया जाता है, या सैलरी इटसेल्फ उसके मीनिंग के अंदर लाया जाता है। तो उन सारी चीज़ों की पेमेंट को जो कि इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, उसको ही सैलरी के हेड के अंदर चार्ज किया जाता है। सारी पेमेंट को नहीं कि जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कर रहा है। करेक्ट, इसका ध्यान अपने को रखना है। देखो थर्ड वाला थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको समझना अच्छे से। इसमें क्या बोला गया है, एक तो चलो सबसे पहले तो प्रोविडेंट फंड के लिए बात अपन प्रोविडेंट फंड से स्टार्ट करते हैं कि प्रोविडेंट फंड, अब इसमें आरपीएफ छोड़ दो, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड छोड़ दो, एसपीएफ स्टेट्यूटरी प्रोविडेंट फंड छोड़ दो, और पब्लिक प्रोविडेंट फंड छोड़ दो। ये तीन प्रोविडेंट फंड छोड़ दो। उसके अलावा जो जो भी तरह के प्रोविडेंट फंड्स है, जैसे कि यूआरपीएफ हो गया, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, तो उसमें से मिलने वाली जो भी इनकम है, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन या फिर ब्याज की इनकम, तो उसमें से मिलने वाली जो भी इनकम है वो प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी की कही जाएगी। ठीक है, वो प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी के मीनिंग के अंदर आएगी, सैलरी के हेड के अंदर ही चार्ज होगा वो, लेकिन प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी के मीनिंग के अंदर आएगी, और वो फुल्ली टैक्सेबल रहेगी। ठीक है, तो अपन ने यूआरपीएफ की टैक्सेबिलिटी तो समझ ही ली थी कि एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पे जो ब्याज मिलेगा बस वही इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगा, बाकी एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है और उस पे जो ब्याज मिल रहा है वो सैलरी के हेड के अंदर चार्ज होगा, और एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन दिया गया है वो टैक्सेबल नहीं रहेगा, बस उसका ब्याज टैक्सेबल रहेगा, वो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। ठीक है, तो अब जो एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है उस पर जो ब्याज कमाए वो प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी के मीनिंग के अंदर आता है। ठीक है, और वो फुल्ली टैक्सेबल रहेगा सैलरी के हेड के अंदर, उसमें कोई भी तरह का एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद अब अदर फंड्स की बात कर लेते हैं। तो अदर फंड्स में अपन ने वैसे तो बहुत सारे फंड्स अभी अपन ने पढ़े, एक तो ग्रेचुइटी पढ़ लिया, तो ये ग्रेचुइटी भी प्रॉफिट इससे मिलने वाली जो भी इनकम है, ग्रेचुइटी फंड बनाती है कंपनी, और वहाँ से फिर अपने एम्प्लॉयज़ को ग्रेचुइटी का अमाउंट दे पे करती है। तो ये जो ग्रेचुइटी का फंड है वहाँ से जो अमाउंट पे हुआ, तो ये भी प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी के मीनिंग के अंदर नहीं आता है। ये अपना इंडिपेंडेंट इसका मीनिंग है ग्रेचुइटी का, ये प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी के मीनिंग के अंदर नहीं आता है, लेकिन सैलरी के हेड के अंदर ही चार्ज होता है। ऑब्वियसली ग्रेचुइटी अपन ने पढ़ाई है, सैलरी के हेड के अंदर ही चार्ज होता है। फिर पेंशन, पेंशन का इनके लिए भी रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम बनती है, और फंड जमा होते रहता है कंपनी के पास या गवर्नमेंट के पास, तो उस फंड में से निकाल के पैसा देती है। अब ये जो पेंशन के लिए फंड बनाया गया था उसमें से निकाल के पैसा दे रहे हैं, तो ये भी प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी के मीनिंग के अंदर नहीं आएगा। ठीक है, हाँ सैलरी के हेड के अंदर ही चार्ज होगा, लेकिन प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी के मीनिंग के अंदर नहीं आएगा। फिर उसके बाद कॉम्पेंसेशन रिसीव्ड बाय अ वर्कमैन अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 में बहुत सारे प्रोविजंस बनाए गए हैं कि जहाँ पे वर्कमैन को बहुत सारी चीज़ों के लिए सुविधा दी गई है कि अगर उसको किसी भी तरह से इम्पैक्ट पड़ रहा है, इफेक्ट हो रहा है वो,
तो वहाँ पे उसको हर हर तरह से उसको इंडेमनीफाई करते रहो और उसको कॉम्पेंसेट करते रहो। तो ये चीज़ें इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट में बोली गई है। अब उसके लिए भी फंड बनाए जाते हैं, प्रोविजंस बनाए जाते हैं। तो उस फंड में से अगर कुछ भी तरह का पैसा निकल के जा रहा है उस एम्प्लॉय को, तो वो प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी के अंदर नहीं आएगा, मीनिंग के अंदर। हाँ, सैलरी के हेड के अंदर चार्ज होगा, लेकिन प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी के मीनिंग के अंदर नहीं आएगा। वो उसका एक इंडिपेंडेंट मीनिंग फॉर्म करेगा और सैलरी के हेड के अंदर चार्ज होगा। करेक्ट है। फिर उसके बाद क्या है कि सुपर एन्युएशन फंड, कोई भी तरह का सुपर एन्युएशन फंड है, अप्रूव्ड सुपर एन्युएशन, कोई भी तरह का नहीं, अप्रूव्ड सुपर एन्युएशन फंड, कि जिसको सरकार ने लॉ या ऑर्डर या नोटिफिकेशन के अंदर उसको अप्रूव कर रखा है उस सुपर एन्युएशन फंड को। तो वहाँ से अगर कोई भी तरह का कंट्रीब्यूशन आ रहा है या फिर वहाँ से पेमेंट हो रही है एम्प्लॉय को, तो वो प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी की मीनिंग के अंदर नहीं आएगा, उसका भी एक इंडिपेंडेंट मीनिंग रहेगा और वो सैलरी के हेड के अंदर ही चार्ज होगा। अब फोर्थ वाला काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसमें तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा तो समझना इसको, कि की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी ली गई। अब की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होती है कि की मैनेजरियल पर्सनल हर कंपनी में रहते ही है, ठीक है, जिनसे कंपनी को काफ़ी फ़ायदा रहता है, जिनके डिसीजन मेकिंग से काफ़ी कंपनी को फ़ायदा रहता है और उनकी गुडविल बनी हुई रहती है। तो उसको देख के भी लोग आते रहते हैं कंपनी की तरफ। अब ये की मैनेजरियल पर्सनल को अगर कुछ हो जाता है तो कंपनी को भारी नुकसान हो सकता है, ठीक है। जैसे कि मैनेजर पर्सनल का एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से वो 6 महीने की लीव पे ही चला गया, या फिर कि मैनेजर पर्सनल की डेथ ही हो गई जिसकी वजह से अब उसके कंटिन्यूएशन में अभी लाने के लिए 15 या 20 दिन या महीना भर भी लग सकता है कि उसकी पोस्ट को रिप्लेस करे कोई। तो उसके लिए कंपनी को नुकसान हो सकता है कि डिसीजन मेकिंग अभी इस टाइम पे कौन लेगा और क्लाइंट्स को कैसे संभाला जाएगा। तो ये सारी चीज़ों के लिए कंपनी को नुकसान हो सकता है। तो कंपनी क्या करती है कि मैनेजरियल पर्सनल के नाम पे, उसके नाम पे इंश्योरेंस खरीदती है, कि मैन इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदती है। इंश्योरेंस का प्रीमियम खुद कंपनी ही भरती है, कि मैनेजरियल पर्सनल नहीं भरता है। अब कि मैनेजरियल पर्सनल को अगर कुछ भी हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है या डेथ हो जाती है उसकी, तो कंपनी को कॉम्पेंसेट किया जाएगा, कि मैनेजरियल पर्सनल को नहीं, कंपनी को कॉम्पेंसेट किया जाएगा। अब अगर कंपनी को मिल रहा है तो फिर प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी तो नहीं है वो, ठीक है, और ना सैलरी के हेड के अंदर चार्ज होगी, वो कहाँ चार्ज होगी, इनकम फ्रॉम बिजनेस में से, ठीक है। अब इनकम फ्रॉम बिजनेस में से चार्ज होगी तो चक्कर क्या आता है कि सरकार इसको एग्जेम्प्टेड रखती है जनरली। तो उस केस में अपने को दिमाग नहीं लगाना है, करेक्ट है। अब अगर असाइनमेंट होता है, क्योंकि बहुत से टाइम क्या होता है कि मैन इंश्योरेंस पॉलिसी ली जाती है, कंपनी उस पर प्रीमियम भरती रहती है। अब क्या होता है कि मिलने वाला तो कंपनी को रहता है, लेकिन कंपनी असाइन कर देती है अपने की मैनेजरियल पर्सनल को, कि जो भी कॉम्पेंसेशन मिलेगा वो हमारे की मैनेजरियल पर्सनल को ही मिले। अब उनको मिल रहा है तो फिर वो प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी बोली जाएगी और वो सैलरी के हेड के अंदर चार्ज होगी और फुल्ली टैक्सेबल रहेगी। ये इसका पूरा चक्कर है, करेक्ट है। अपन एक आखिरी समझ लेते हैं एम्प्लॉय के केस में, लमसम पेमेंट वाला चक्कर, जो कब दिया जाए, कि एम्प्लॉयमेंट ज्वाइन करने के टाइम पे या फिर एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेट करने के टाइम पे, और कोई भी पर्सन दे सकता है। यहाँ पे अब एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय का रिलेशन ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे कोई भी पर्सन दे सकता है, लेकिन शर्त क्या होनी चाहिए कि एम्प्लॉयमेंट ज्वाइन करने के टाइम पे हो या फिर एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेट करने के टाइम पे हो। देखो क्या हो सकता है, कैसे पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अपन समझते हैं कि बड़ा भाई है, ठीक है, और अपने छोटे भाई को बोल रहा है कि ये वाली कंपनी ज्वाइन कर ले। वो आनाकानी कर रहा था अभी एम्प्लॉयमेंट के लिए कि अभी तो मेरे को नहीं लगना है, अभी तो और मेरे को पढ़ाई स्टडी करनी है, ये सब सोच रहा था वो, और आनाकानी कर रहा था। तो अपने बड़े भाई ने, उसके बड़े भाई ने उसको बोला कि तू ये कंपनी ज्वाइन कर ले, मैं तेरे को इतना लमसम अमाउंट दूंगा, 2 लाख रुपए या 3 लाख रुपए, मैं तेरे को इतना लमसम अमाउंट दूंगा ज्वाइनिंग करने के लिए, ठीक है। तो अब ये अदर पर्सन है, ये कोई एम्प्लॉयर नहीं है, ठीक है।
अदर पर्सन है और इसने पेमेंट किया किस पर्पज़ के लिए कि एम्प्लॉयमेंट ज्वाइन करवाने के लिए, ठीक है, ज्वाइनिंग के टाइम पे उसने पेमेंट किया, तो फिर वो प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी कही जाएगी और सैलरी के हेड के अंदर चार्ज होगी और फुल्ली टैक्सेबल रहेगी। करेक्ट है। अब एक लीव के टाइम पे अब हो सकता है कोई इंटरेस्टेड पार्टी हो, जैसे मान लो कि एक राहुल नाम का बंदा है और उसके पापा श्रीवास्तव, ठीक है। अब वो और एक मुकेश नाम का बंदा है एक्स कंपनी में। अब उसको ऑफ़र किया जाता है कि वो अपनी एम्प्लॉयमेंट छोड़ दे, किसके द्वारा? श्रीवास्तव जी के द्वारा। वो बोलते हैं कि तू अपनी एम्प्लॉयमेंट छोड़ दे, मैं तेरे को 3 लाख रुपए का लमसम दूंगा क्योंकि मुझे मेरे बेटे की जॉब लगानी है, राहुल की जॉब मुझे उस कंपनी में लगानी है, इसलिए तू अपनी एम्प्लॉयमेंट छोड़ दे, उसके बदले में तेरे को कंसिडरेशन दे ही रहा हूँ, 3 लाख रुपए तू मेरे से ले लेना। तो राहुल बोलता है सॉरी मुकेश बोलता है कि ठीक है, ऐसा कर लेते हैं, 3 लाख रुपए आप मुझे दो। तो जो 3 लाख रुपए मुकेश को मिले एम्प्लॉयमेंट छोड़ने के लिए लमसम अमाउंट मिला, तो वो प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी के मीनिंग के अंदर आएगा और सैलरी के हेड के अंदर चार्जेबल रहेगा और फुल्ली टैक्सेबल रहेगा। करेक्ट है। अब अपन एग्जाम्पशंस पर आ जाते हैं जो अपने को प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी के इनकम्स पे मिलेंगे। दो जगह अपने को एग्जाम्पशन मिलेंगे, ठीक है, रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन और वॉलेंटरी रिटायरमेंट रिसिप्ट, ये दो जगह अपने को एग्जाम्पशंस मिलेंगे। अब सबसे पहले अपन रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन को समझ लेते हैं और उसमें भी रिट्रेंचमेंट के मीनिंग को समझ लेते हैं कि रिट्रेंचमेंट का मतलब क्या है। रिट्रेंचमेंट का डिक्शनरी मतलब ये है कि टर्मिनेट करना, एम्प्लॉय को उसकी सर्विस से टर्मिनेट करना, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट अब ख़त्म हो गया, किसी भी वजह से हो सकता है रिट्रेंचमेंट, तो जैसे एम्प्लॉय को पुअर परफॉर्मेंस की वजह से हो सकता है, या फिर अंडरटेकिंग ही बंद हो गई, बिजनेस ही बंद हो गया, या फिर एम्प्लॉयमेंट का ट्रांसफ़र हो रहा है, तो यानी कि किसी भी वजह से रिट्रेंचमेंट हो सकता है, ठीक है। अब कॉम्पेंसेशन, रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन को समझ लेते हैं। अब ये जो रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन है इसका पूरा मीनिंग दिया गया है प्रोविजन, तो एज पर प्रोविजन अपन इसको समझते हैं। देखो इसको ओवरऑल समझते हैं। अपन ने प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी अपन ऊपर पढ़ रहे थे, कॉम्पेंसेशन उसमें फर्स्ट और सेकंड पॉइंट में पढ़ा। उसमें फर्स्ट में क्या पढ़ा कि टर्मिनेशन के टाइम पे अगर कॉम्पेंसेशन मिल रहा है तो वो प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी के मीनिंग के अंदर आएगा, ठीक है। और मॉडिफिकेशन इन टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, अगर उसमें कॉम्पेंसेशन मिल रहा है तो वो भी प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी के मीनिंग के अंदर आएगा। करेक्ट है। अब ये जो दोनों कॉम्पेंसेशन मिल रहे हैं ना, ये किसी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट या कोई अदर एक्ट, रूल या नोटिफिकेशन या कोई भी ऑर्डर पास किया गया हो उसके तहत कॉम्पेंसेशन नहीं दिया जा रहा है। वो कंपनी की अपनी खुद की एक पॉलिसी है या फिर कंपनी ने अपना कुछ डिसीजन बनाया उसके तहत वो दे रहे हैं। अभी कोई इसमें लॉ का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है। तो ये जो टर्मिनेशन या मॉडिफिकेशन, ऐसे काइंड के टर्मिनेशन या मॉडिफिकेशन पे अगर कॉम्पेंसेशन मिलता है तो वो फुल्ली टैक्सेबल रहता है और वो प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी के मीनिंग के अंदर आता है। करेक्ट। और वो सैलरी के हेड के अंदर चार्ज होगा। लेकिन अब दूसरा केस क्या बनता है कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट या फिर कोई अदर एक्ट या कोई रूल या नोटिफिकेशन या ऑर्डर इसके तहत दिया जाए कॉम्पेंसेशन, कि अगर टर्मिनेशन हो रहा है या मॉडिफिकेशन हो रहा है और ये लॉ के तहत हो रहा है, तो फिर जनरली क्या होता है कि अपन ने ऊपर ही पढ़ा था थर्ड पॉइंट में, compensation टू अ वर्कमैन अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, ठीक है, ये अपन ने पढ़ा था ऊपर एक्ट में, थर्ड वाला पॉइंट। अब इसमें ये चीज़ प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी के परव्यू के बाहर हो जाती है और इसमें एग्जाम्पशंस अवेलेबल हो जाते हैं जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट या कोई अदर एक्ट या रूल या नोटिफिकेशन या ऑर्डर के अंदर दिए जाए। अब भले वो एम्प्लॉयमेंट के ट्रांसफ़र के लिए हो या फिर अंडरटेकिंग क्लोज हो रही है तो उसकी वजह से कॉम्पेंसेशन दिया जा रहा हो, लेकिन अंडर कोई एक्ट यानी कि जैसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट एक स्पेसिफिक एक्ट हो गया उसके तहत इसमें कॉम्पेंसेशन दिया जा रहा है, तो फिर ये प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी के परव्यू से बाहर हो जाएगा और इसमें एग्जाम्पशंस अवेलेबल हो जाएंगे। अब एग्जाम्पशन का कैलकुलेशन कैसे रहेगा वो समझ लेते हैं। अब इसमें दो अमाउंट की लिमिट दी गई है। पहला तो फॉर्मूला से कैलकुलेट होगा
और दूसरा एक थ्रेशोल्ड अमाउंट दे रखा है 5 लाख। दोनों में से जो लोअर होगा, जो कम होगा, उतने अमाउंट तक के एक्सटेंट तक ही एग्जामेशन मिलेगी। और इसको अपन फर्स्ट वाले को अपन फॉर्मूला को कैलकुलेट कैसे करना है वो समझ लेते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला लिखो 15/26 इनटू एवरेज सैलरी। ये एवरेज सैलरी कैसे कैलकुलेट होती है वो बताता हूँ। ठीक है, और फिर साथ में लिखो मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ ईयर्स सर्विसेज कंप्लीटेड। ठीक है, अब इसमें 6 महीने से नीचे हो तो उस फ्रैक्शन को इग्नोर कर देना, और 6 महीने से ऊपर हो तो उसको पूरा एक ईयर ले लेना। यानी कि जैसे 14 साल और 3 महीने हैं तो 3 महीने को एक्सक्लूड कर देना, और 14 साल और 9 महीने हैं तो फिर उसको पूरा 15 साल करके लिख लेना। ठीक है, यानी कि फ्रैक्शन में नहीं लिखना है अपने को। ठीक है, और अब एवरेज सैलरी समझ लेते हैं कि एवरेज सैलरी निकलेगी कैसे। अगर उस पर्टिकुलर वर्कमैन को या एम्प्लॉय को मंथली पे आउट मिल रहा है तो फिर पिछले 3 महीने की एवरेज सैलरी निकालेंगे जिसमें उसने काम किया था। अगर उसको वीकली पे आउट मिल रहा है तो फिर पिछले 4 हफ्ते की सैलरी निकालेंगे, एवरेज उसका एवरेज निकालेंगे, और उसको एवरेज सैलरी के फील्ड में अपन भर देंगे। और फिर अगर डेली पे हो रहा है उसको, यानी कि डेली पेमेंट अगर उसको मिल रही है तो पिछले 12 दिन में उसको कितनी पेमेंट मिली उसका एवरेज निकालेंगे और उसको एवरेज सैलरी पे भर देंगे। अब यहाँ पे सैलरी का मतलब क्या है, मतलब सैलरी में अपने को इंक्लूड क्या करना है और एक्सक्लूड क्या करना है वो समझ लेते हैं। अब इसमें इंक्लूड कर लो आप बेसिक सैलरी। ठीक है, अलाउंसेस, इसमें डियरनेस अलाउंसेस भी आ गया रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए या फिर कोई पर्सनल एक्सपेंसेस को हैंडल करने के लिए। ठीक है, तो कोई भी तरह का अलाउंसेस आ जाएगा और डियरनेस अलाउंसेस को भी इसमें इंक्लूड करना है। ट्रैवल कंसेशन, ठीक है, ट्रैवल करने के टाइम पे कोई भी कंसेशन मिला है तो उसको भी इंक्लूड करना है। कमीशन को इंक्लूड करना है, और कोई भी तरह का अकोमोडेशन बेनिफिट मिला जैसे कि सप्लाई ऑफ लाइट, इलेक्ट्रिसिटी और फूड ग्रेन एट कंसेशनल रेट्स, ये सारी चीज़ें अगर इस तरह का कोई भी अकोमोडेशन बेनिफिट मिलता है, ठीक है, तो उसको भी इसमें इंक्लूड कर लो। अब इसमें एक्सक्लूड क्या करना है, बोनस को एक्सक्लूड करना है। रिटायरमेंट कंट्रीब्यूशन जैसे कि प्रोविडेंट फंड में अगर कोई भी तरह का कंट्रीब्यूशन दिया गया है तो उसको सैलरी के प्रीव्यू से बाहर कर देना यहाँ पे एवरेज सैलरी के कैलकुलेशन के टाइम पे। और ग्रेचुइटी जो कि रिटायरमेंट के टाइम पे दी गई है, ठीक है, तो उसको बाहर कर देना। अब ये तीनों चीज़ को बाहर करना है, बाकी जितनी भी चीज़ें हैं सैलरी के मीनिंग के अंदर आती है तो उस सभी को यहाँ पे इंक्लूड करना है, बस ये तीन को ही एक्सक्लूड करना है। आती बात समझ में। अब इसमें अब यहाँ पे एक बात कही गई है कि हो सकता है कि जिसको मंथली पे मिल रहा है या वीकली पे मिल रहा है या डेली पे मिल रहा है, अब हो सकता है कि वो उतने टाइम के लिए काम किया ही ना हो जितना यहाँ पे दे रखा है, 3 महीना या 4 हफ्ता या 12 दिन, उतना टाइम के लिए वो काम ही नहीं किया हो। तो फिर जितने टाइम के लिए वो काम किया है ना उतने टाइम के लिए उसकी एवरेज सैलरी निकालनी है और एवरेज सैलरी के फील्ड के अंदर इनपुट करना है। ठीक है, अब ये कैलकुलेट करने के बाद जो सबसे ज़्यादा कम आए 5 लाख रुपए, या फिर जो फॉर्मूले से जो कैलकुलेट हुआ उसमें से जो कम आए उतने एक्सटेंट तक का एग्जामेशन अलाउ कर देना है। ठीक है, अब ये जो एग्जामेशन है ये डिफ़ॉल्ट रिजिम में भी मिलेगा, ऑप्शनल रिजिम में भी मिलेगा। ठीक है, अब वॉलेंटरी रिटायरमेंट रिसिप्ट्स को समझ लेते हैं। पहले तो इसके मीनिंग को समझ लेते हैं कि क्या इसमें चक्कर है। देखो, एम्प्लॉयर, अगर अपन ने फिफ्थ पॉइंट में ही पढ़ा था कि अगर एम्प्लॉयर पेमेंट कर रहा है अपने एम्प्लॉय को ज्वाइनिंग या फिर लीव करने के टाइम पे कोई भी लमसम पेमेंट कर रहा है जो कि कंपेंसेशन नहीं है, ठीक है, उस टाइम पे अगर कोई भी तरह का पेमेंट कर रहा है तो वो प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी के अंदर आएगा। ठीक है, उसके मीनिंग के अंदर आएगा और वो फुल्ली टैक्सेबल रहेगा। अब अपन ने साथ में एक और चीज़ पढ़ी थी कि कोई अदर पर्सन भी वो सेम अमाउंट कोई अदर पर्सन भी दे सकता है ज्वाइनिंग या लीव करने के टाइम पे, कोई भी तरह का लमसम अमाउंट वो पे कर सकता है कोई अदर पर्सन अदर देन एम्प्लॉयर। ठीक है, तो वो भी पे कर सकता है और वो भी प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी की कैटेगरी के अंदर आएगा और सैलरी के हेड के अंदर फुल्ली टैक्सेबल रहेगा। अब यहाँ पे एग्जाम्पशन कहाँ पे आ जाता है, तो उसके लिए कंडीशंस दी गई है, सर्टेन कंडीशन। यही लमसम पेमेंट अगर मिल रहा है तो एग्जाम्पशन कहाँ पे आ जाता है, उसके लिए सर्टेन कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेगी। पहली कंडीशन क्या है
अच्छा चलो, कंडीशंस अभी अपन नहीं मिलाते, पहले चेक कर लेते हैं कि अपन एलिजिबल है कि इनएलिजिबल है। एलिजिबिलिटी के लिए ये चेक करो कि क्या अपन ने किसी भी असेसमेंट ईयर में, पिछले किसी भी असेसमेंट ईयर में रिलीफ लिया है अंडर सेक्शन 89। और रिलीफ किस पर्पज़ के लिए? वैसे रिलीफ बहुत सारे पर्पज़ के लिए दिया जाता है, यानी कि टैक्स वेरिएशन का रिलीफ, और फिर ये वॉलेंटरी रिटायरमेंट रिसिप्ट्स के लिए कोई पर्टिकुलर रिलीफ, यानी कि रिलीफ जब अपन भरेंगे तो उसमें बहुत सारे हेड में अपन भरेंगे कि किस किस चीज़ के पर्पज़ के लिए रिलीफ दिया जाता है। तो अब रिलीफ, अगर ये वॉलेंटरी रिटायरमेंट रिसिप्ट के पर्पज़ के लिए रिलीफ लिया है किसी भी असेसमेंट ईयर में, तो फिर यहाँ पे एग्जामेशन नहीं मिलेगा। करेक्ट है। अब ये रिलीफ का चेक कर लिया, अगर मालूम पड़ गया कि नहीं किसी भी असेसमेंट ईयर में नहीं लिया है, तो फिर ये चेक करो कि क्या किसी भी असेसमेंट ईयर में एग्जामेशन ले चुके हो आप इसी पर्पज़ के लिए, वॉलेंटरी रिटायरमेंट रिसिप्ट पर किसी भी असेसमेंट ईयर में एग्जामेशन ले चुके हो। अगर लिया है तो फिर यहाँ पे इस वाले असेसमेंट ईयर में अब से एग्जामेशन नहीं मिलेगा, अब फुल्ली टैक्सेबल रहेगा वो। ठीक है। अब ये दोनों कंडीशन चेक कर ली, और अपन सेटिस्फाइड है कि नहीं किसी भी असेसमेंट ईयर में ये अपन ने अवेल नहीं किया है, तो अब अपन दूसरी कंडीशंस मिलाने पे आ जाते हैं। ठीक है। फर्स्ट वाली कंडीशन क्या है? अच्छा पहले तो ये समझ लेते हैं कि ये जो एग्जामेशन मिलेगी ये डिफ़ॉल्ट रिजिम और ऑप्शनल रिजिम दोनों में मिलेगी। ठीक है। अब क्लैरिटी है अपने को, अब कंडीशंस मिलाने पे आ जाते हैं। पहली कंडीशन क्या है कि एलिजिबल अंडरटेकिंग के एम्प्लॉय को ही ये एग्जामेशन मिलेगी। अब एलिजिबल अंडरटेकिंग यहाँ पे दे रखी है, पब्लिक सेक्टर कंपनी का एम्प्लॉय होना चाहिए, या फिर कोई अदर कंपनी इन द सेंस कि कोई भी गवर्नमेंट कंपनी का एम्प्लॉय होना चाहिए। ठीक है। या फिर लोकल अथॉरिटी का एम्प्लॉय होना चाहिए, या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी का एम्प्लॉय होना चाहिए। अब सेकंड आ जाता है यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी में सेंट्रल और स्टेट प्रोविंशियल एक्ट के तहत अगर कोई यूनिवर्सिटी बनी है, तो उस यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉय को एग्जाम्पशंस अवेल रहेंगे, या फिर जो यूनिवर्सिटी के पास यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का सर्टिफिकेट है, तो उस यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉय को एग्जाम्पशंस अवेलेबल रहेंगे। करेक्ट है। अब आईआईटी के एम्प्लॉयज़ को, या जो स्टाफ मेंबर्स हैं आईआईटी के, उनको एग्जाम्पशंस अवेलेबल रहेंगे। अब इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगा, जिसमें एक आ जाता है आईआईएम। ठीक है। और भी अदर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकता है, तो उनके एम्प्लॉयज़ को एग्जाम्पशंस अवेलेबल रहेंगे। या फिर कोई अदर इंस्टीट्यूट जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करता है, कोई भी अदर इंस्टीट्यूट को सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करता है कि इनके एम्प्लॉयज़ को एग्जाम्पशंस अवेलेबल रहेंगे, तो वो वाली लिस्ट। ठीक है। अब उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के कोई एम्प्लॉयज़ रहते हैं, तो उनको एग्जाम्पशन अवेलेबल रहेगा। यानी कि यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि जो गवर्नमेंट, लगभग गवर्नमेंट जो अंडरटेकिंग्स है, तो वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ है या फिर जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर रखा है, जिस इंस्टीट्यूट को सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर रखा है, वहाँ के एम्प्लॉयज़ को ये वहाँ के एम्प्लॉयज़ ये एलिजिबल अंडरटेकिंग के एम्प्लॉयज़ कहलाएंगे, और उनको एग्जाम्पशन अवेलेबल रहेगा। ठीक है। अब ये वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम के अंदर, या वॉलेंटरी सेपरेशन स्कीम, जो कि पब्लिक सेक्टर कंपनी अपने पास वॉलेंटरी सेपरेशन स्कीम बना के रखती है, और जो अदर अंडरटेकिंग है वो वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम बना के रखती है, तो उसके तहत ही देना चाहिए। मतलब कि कोई अदर पॉलिसी या डिसीजन लेके अगर कोई बेनिफिट दिया है रिटायरमेंट के टाइम पे, तो वो इसके परव्यू में नहीं आएगा। स्कीम के तहत, यानी कि जो कंपनी अपनी पॉलिसी बना के रखी है, स्कीम बना के रखी है, वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम या वॉलेंटरी सेपरेशन स्कीम पब्लिक सेक्टर कंपनी के लिए, तो वो स्कीम के अंदर पेमेंट जानी चाहिए एम्प्लॉय को, तो फिर ये वॉलेंटरी रिटायरमेंट रिसिप्ट के परव्यू में आएगा, और यहाँ पे एग्जाम्पशंस अवेलेबल रहेगी। अब यहाँ पे इंस्टॉलमेंट में भी दे सकते हैं पेमेंट, और या फिर फुल्ली पेमेंट एक बार में भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब एक और कंडीशन मिलानी पड़ेगी कि जो एम्प्लॉय, उसकी उम्र 40 साल की होनी चाहिए। ठीक है। यानी कि ये रिटायरमेंट रिसिप्ट से लेने के टाइम पे उसकी उम्र 40 साल की होनी चाहिए, तो उसको एग्जाम्पशन अवेलेबल हो जाएगा। अगर 40 साल की उम्र नहीं है, तो उसने 10 साल की सर्विसेज कंप्लीट की हो, ये वाली कंडीशन मिला ले भले, कि उसने 10 साल की सर्विसेज कंप्लीट की हो उस अंडरटेकिंग में, तो उसको ये एग्जाम्पशन अवेलेबल हो जाएगा। अब ये वाली जो कंडीशन मैंने बोली ना, ये पब्लिक सेक्टर कंपनी पे लागू नहीं होती है।
पब्लिक सेक्टर कंपनी के का अगर एम्प्लॉय है तो फिर ये 10 साल और ये 40 साल की कंडीशन मत लगाओ, उसको एग्जम्पशन दे दो अगर वो अदर कंडीशंस फुलफिल कर रहा है तो। ठीक है। अब यहाँ पे एग्जाम्पशन की लिमिट कि कितने एक्सटेंड तक एग्जाम्पशन मिलेगा, तो उसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे दो लिमिट दी गई है जिसमें से जो भी लोअर हो वो लिमिट के एक्सटेंड तक अपने को एग्जाम्पशन अलाउ करना है। करेक्ट है। तो फर्स्ट अपन समझ लेते हैं कि 3 महीने की बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस जो कि रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए दिया गया हो, और कमीशन इन द टर्म्स ऑफ परसेंट ऑफ टर्नओवर। ठीक है। इसका पूरा टोटल लगाओ और उसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो, यानी कि 3 महीने का अपने को निकालना है। और फिर कितने साल के लिए, यानी कि इंटू इंटू नंबर ऑफ ईयर्स सर्विसेज कंप्लीटेड, यहाँ पे फ्रैक्शन को इग्नोर करना है। तो कितने साल के लिए सर्विसेज कंप्लीट करके दी, तो वो यहाँ पे लिखना है अपने को। एक तो ये लिमिट हो गई। अब दूसरी लिमिट समझते हैं। क्या है कि बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस जो कि रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए दिया गया हो, और कमीशन इन द टर्म्स ऑफ परसेंट ऑफ टर्नओवर। ठीक है। ये अमाउंट कैलकुलेट कर लो 1 महीने का, और फिर देखो कि कितने महीने की सर्विसेज, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट रहता ही है, एम्प्लॉयमेंट का कॉन्ट्रैक्ट रहता ही है, उसमें सर्विस एग्रीमेंट में लिखवाते ही है कि कितने तुम्हारी यानी कि टर्म रहेगी हमारे कंपनी में काम करने की, हमारे अंडरटेकिंग में काम करने की, 2 साल, 3 साल या 5 साल। तो कितने महीने अब बचे हैं वो यहाँ पे लिखना है, नंबर ऑफ मंथ सर्विसेज लेफ्ट। ठीक है। इतना यहाँ पे लिखना है और उसको मल्टीप्लाई करना है। जो अमाउंट आए उसका लोअर जो अमाउंट रहेगा उतने अमाउंट के एक्सटेंड तक एग्जाम्पशन अवेलेबल रहेगा। करेक्ट है।